एवरीवन, इन आवर प्रीवियस वीडियो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग क्या होती है। हम लोगों ने इसके कुछ बेसिक फैक्टर्स देखे, क्वालिटी की टाइप्स को देखा एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द मिकॉल्स मॉडल। हम लोग क्वालिटी को दो बेस के ऊपर जज करते हैं। एक हमारे पास प्रोसेस क्वालिटी और दूसरा होता है प्रोडक्ट क्वालिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक इट क्लियर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेस क्वालिटी एंड प्रोडक्ट क्वालिटी एंड देन वी विल मेक थ्रू द मिकॉल्स मॉडल, फ्रॉप्स मॉडल, बोहेम्स मॉडल एंड आईएसओ मॉडल। सो एज द नेम रिप्रेजेंट के जो वर्ड प्रोसेस है उसमें हम हर फेज की तरफ जाएंगे, हम हर फेज में उसकी क्वालिटी को इंश्योर करेंगे। और जो वर्ड प्रोडक्ट है, अब जब एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को हम लोग फॉलो करते हैं तो उस लाइफ साइकिल के अंदर जो लास्ट पे हमारे पास जो प्रिपेयर होता है, जो हमारा रॉ मटेरियल बनता है, उससे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट क्वालिटी को इंश्योर करने की, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो मैंने पूरे फेजेस को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट तैयार किया, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को किस तरह मेंटेन किया जा सकता है। जस्ट सपोज दैट कि आई एम वर्किंग एट द सॉफ्टवेयर हाउस और मुझे एक काम दिया गया था हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का। मैंने ओवरऑल सारा काम किया और एंड पे पूरा मैनेजमेंट सिस्टम प्रिपेयर कर लिया। अब अगर मैं एंड पर उस सिस्टम की क्वालिटी को देखूंगी कि भैया वो जो सिस्टम मैंने तैयार किया वो वैसा ही है जैसा मुझे यूजर ने रिक्वायरमेंट्स दी थी, इज इट वर्किंग प्रॉपरली, इज इट फंक्शनैलिटी, इज इट परफॉर्मिंग इट्स फंक्शनैलिटी वेल, ओके, देन ये होगा प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करना। लेकिन अगर मैं प्रोसेस क्वालिटी की बात करूं तो यकीनन मुझे अगर एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है तो मुझे कुछ रिक्वायरमेंट्स दी गई होंगी। अगर मैं उन रिक्वायरमेंट्स की क्वालिटी को देखूंगी कि ये रिक्वायरमेंट्स मतलब इम्प्लीमेंटेबल हैं भी या नहीं, अब यूजर्स को पता नहीं होता कि वो किस तरह की रिक्वायरमेंट्स दे रहे हैं। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में फेजेस होते हैं, हमारे पास रिक्वायरमेंट, डिजाइन, कोडिंग, कंस्ट्रक्शन, इस तरह के फेजेस आते हैं। ठीक है, तो अगर आप रिक्वायरमेंट फेज की क्वालिटी को अलग से चेक करते हो, वो एक प्रोसेस है। फिर आप उसके बाद डिजाइन फेज है, आप उसने उसका डिजाइन किया, क्लास डायग्राम्स बनाई, उनकी कोहेजन कपलिंग को चेक किया, उसकी क्वालिटी को मेंटेन किया। फिर उसके बाद आपने कोडिंग की, जो आपने डिजाइन किया, जिसे आप कंस्ट्रक्शन फेज भी कहते हो, कोडिंग फेज भी कहते हो। आपने उस फेज की क्वालिटी को देखा कि क्या कितने लाइन ऑफ कोड हैं, किस तरह से जो है वो आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, क्या वो हैवी तो नहीं सिस्टम, या फाइल आपका क्रैश तो नहीं कर जाएगा आपका सिस्टम। उसके बाद आपने देखा कि इसको मार्केट में कैसे हमने लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद रिक्वायरमेंट है, डिजाइन है, कंस्ट्रक्शन या कोडिंग है, फिर आपने डिप्लॉय करना है उसको और फिर मेंटेन करना है। तो डिप्लॉयमेंट का मतलब है जब आपने सारा फेजेस कंप्लीट कर लिए, आपकी प्रोडक्ट तैयार हो गया, आपने फिर उसको चेक किया। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो प्रोडक्ट क्वालिटी इज अ फेज इन द प्रोसेस क्वालिटी। So if you are making it sure that your process quality is ensured, and it means that your product quality already ensured, क्योंकि ये प्रोसेस क्वालिटी का ही एक फेज है। ये काफी दफा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, क्वालिटी इंजीनियरिंग में ये काफी एक इम्पोर्टेंट फेज है। तो इसका आई होप सो आपको इसका डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा। Okay, so first of all, we are going through what is quality model. The quality model is concerned classified into the two categories as depicted in the following figures: external and internal quality and quality in use model. So whenever आपसे पूछा जाए कि आप quality models को कैसे categorize करते हो, तो आप दो चीजों पे करते हो, external और internal quality या quality in use model। अब अगर एक मॉडल आप यूज कर रहे हो तो फिर उसकी क्वालिटी में आएगी उसकी सेफ्टी, कि वो कितना सिक्योर है, सेटिस्फेक्शन, आपको यूज करने में वो कितना ईज देता है। बार बार अगर हैंग हो जाता है, क्रैश हो जाता है, तो फिर तो आप सेटिस्फाई नहीं होंगे उस फाइल से। सेफ्टी की टर्म है कि वो आपका पासवर्ड सिर्फ आप अपने तक रखे, आपके पासवर्ड को ग्लोबली जो है वो स्प्रेड नहीं करे। प्रोडक्टिविटी, कितना प्रोडक्टिव है, ठीक है, कितना यूजफुल है। इफेक्टिवनेस, कितना अच्छे से वर्क करता है, ठीक है, अपनी फंक्शनैलिटीज को कितना मतलब वो अच्छे से परफॉर्म करता है। तो ये सब उसकी क्वालिटी इन यूज मॉडल है। और अगर हम उसकी एक्सटर्नल और इंटरनल क्वालिटीज की बात करें तो वहां हमारे पास उसकी फंक्शनैलिटीज आ जाती हैं, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, एफिशिएंसी, मेंटेनेबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी। तो ये जो टर्म्स हमने अभी देखी है ना, इन टर्म्स को हमने आगे चल के वन बाय वन डिस्कस करना है। और यही टर्म्स हैं कि जो बार बार घूम के हर मॉडल में आएंगी। सो अगर एक एक दफा आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लोगे, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द मॉडल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मिकॉल्स क्वालिटी मॉडल। ठीक है, इसको पढ़ते हम मिकॉल है, लेकिन लिखते हम इसी तरीके से हैं कि एक सी हम स्मॉल लिखते हैं एंड देन जो सेकंड सी है वो हम कैपिटलाइज लिखते हैं। तो मिकॉल सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल को 1977 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था।
ये मॉडल इनकॉर्पोरेटेड है मैनी एट्रीब्यूट्स के साथ, यानी इसमें बहुत सारे फैक्टर्स को हम देखते हैं। अब अगर इसको हम आगे प्रोसीड करें ना, तो उससे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम मॉडल क्यों यूज़ करते हैं। अब जो लोग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं उनको अच्छे से पता है कि उनकी डिग्री को एक एचईसी नंबर दिया जाता है। अब वो एचईसी नंबर हर यूनिवर्सिटी में हर डिग्री को नहीं दिया जाता, तो इसलिए क्योंकि एचईसी यानी हायर एजुकेशनल काउंसिल ने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हैं पढ़ाई के। उन्होंने अपने कुछ मेयार सेट किया कि जो यूनिवर्सिटी इस मेयार की तालीम फ्राहम करेगी, इस क्राइटेरिया पे आकर एजुकेशन जो है वो देगी, तो हम उन लोगों को अपना एचईसी नंबर प्रोवाइड करेंगे। जैसे सपोज उन्होंने कहा हो कि अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हो, तो इंजीनियरिंग में आपको ये कोर्सेज लेके चलने हैं, फिर आपके स्टूडेंट्स के अंदर ये स्किल्स होने चाहिए, आपके स्टूडेंट्स को इन की टर्म्स का पता होना चाहिए। तो अगर वो यूनिवर्सिटी ये सारे क्राइटेरिया को पूरा कर रही होगी, इट मीन्स कि उसको एचईसी वेरीफाई करेगा, ठीक है, और एचईसी रिकॉग्नाइज्ड होगा, उसको डिग्री में एचईसी नंबर दिया जाएगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें कि वो क्राइटेरिया ही पूरा नहीं कर पाएगी, तो फिर एचईसी के मुताबिक यानी उसकी अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी की क्वालिटी गिर गई, तो वो उस क्वालिटी के ऊपर जो है उसको एचईसी नंबर नहीं देगा। तो इसलिए हमारी वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं, हर चीज को मेजर करने के लिए एक आला जो है वो इस्तेमाल होता है, कुछ मॉडल्स यूज होते हैं, जो कि खाने के हर आइटम से लेकर कपड़ों की इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजी की दुनिया में और हॉस्पिटल्स में, इंस्ट्रूमेंट्स में, हर चीज में हम कुछ ना कुछ क्वालिटी मॉडल यूज करते हैं। आप यहाँ पर समझ रहे होंगे कि क्वालिटी मॉडल शायद सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट है, कंप्यूटिंग एंड आईटी का पार्ट है, देन यू आर रॉन्ग। जैसे एचईसी मॉडल मैंने आपको बताया, इस तरह आईएसओ मॉडल्स हैं। आपके जो कंप्यूटर्स में जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी कुछ क्राइटेरियाज पे वो मीट कर रहा होता है। फिर जो फूड एंड बेवरेजेस की ये जो इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर जो फूड है, आपको पता है उसके ऊपर जो हलाल का एक आ जाता है, ठीक है, तो उसका मतलब है उन्होंने कुछ क्राइटेरिया सेट किया है, उन्होंने ऐसे टेस्ट किए हैं उसके ऊपर जिससे उनको पता चला कि ये हलाल है, देन उन्होंने उसके ऊपर वो स्टैंप आउट किया कि ये हलाल आइटम है। इस मॉडल को हम दो लेवल्स में जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स क्वालिटी फैक्टर एंड सेकंड ऑफ विच इज क्वालिटी क्राइटेरिया। तो अगर हम क्वालिटी फैक्टर्स की बात करें, तो हायर लेवल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। अब मिकॉल्स क्वालिटी मॉडल में हम दो तरह से जो है उसको जज करते हैं। एक हमारे पास हायर लेवल एट्रीब्यूट्स हैं और कुछ हैं लोअर या सेकंड लेवल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। तो अगर यहाँ से हम इसको डेफिनेशन को छोड़ते हुए यहाँ से आके देखें ना, तो ये है हमारे पास मिकाल क्वालिटी मॉडल। तो जो क्वालिटी फैक्टर थे ना ऊपर हमारे पास, जो हाई लेवल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं, वो हमारे पास हैं प्रोडक्ट रिवीजन, प्रोडक्ट ट्रांजिशन एंड प्रोडक्ट ऑपरेशन। और उसके बाद इनकी आगे से सब कैटेगरीज या सब टाइप्स जो हैं वो हमारे पास होती हैं क्वालिटी क्राइटेरिया, यानी कि लोअर या सेकंड लेवल टाइप्स। तो अगर इसको एक एक करके यहाँ पर ही डिस्कस कर लें, यहाँ आगे से भी हम इसको देख सकते हैं और यहाँ डायग्राम से भी इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो आप इसके लिए कोई कीवर्ड बना सकते हो कि प्रोडक्ट रिवीजन है, तो एमएफटी बना लो कि मेंटेनेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, टेस्टेबिलिटी। अगर आप प्रोडक्ट ट्रांजिशन की बात कर रहे हो तो इसका रिप नाम रख लो, यानी रीयूजेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी। और प्रोडक्ट ऑपरेशन है तो यहाँ पे आप इसका नाम रख सकते हो क्यूरी, CURIE, यानी करेक्टनेस, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, इंटेग्रिटी एंड एफिशिएंसी। तो जब आपको कोई सिनेरियो दिया जाए और वो कहे कि क्या ये जो सिनेरियो है या ये जो सिस्टम है वो मिकाल क्वालिटी मॉडल को मीट कर रहा है या नहीं, तो आप इन सारे फैक्टर्स को रखोगे। आप मेंटेनेबिलिटी देखोगे, फ्लेक्सिबिलिटी, टेस्टेबिलिटी, और अगर ये सारे के सारे फैक्टर उसमें मौजूद हुए, तो आप कहोगे कि मिकाल क्वालिटी मॉडल के हिसाब से ये सिस्टम परफेक्ट है, ठीक है। और अगर इनमें से कुछ भी मिसिंग हुए, तो तब आप बताओगे कि ये चीज मिसिंग है, ठीक है, और इसकी मतलब ये उसके क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा उस हिसाब से। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्रोडक्ट और प्रोसेस क्वालिटी, तो जो मिकाल क्वालिटी मॉडल है वो प्रोडक्ट क्वालिटी बेस है। बेसिकली ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को बेस करता है। इसका बेसिक एम या जो इसका बेसिक जो होता है ना ध्यान होता है, वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की तरफ होता है।
तो ये फंक्शनैलिटी पे इतना बेस नहीं करता। अब अलग अलग क्वालिटी मॉडल्स अवेलेबल हैं, तो आप अपने सिस्टम को देखोगे कि अगर आपका सिस्टम ज़्यादा फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड कर रहा है तो तब आप उस पर मिकाल क्वालिटी मॉडल लगाओगे ही नहीं, क्योंकि मिकाल क्वालिटी मॉडल ज़्यादा डिपेंड करता है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पे। तो ये चीज़ों का भी आपको साथ ध्यान रखना है। तो हम इसको एक एक करके इसके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है प्रोडक्ट ऑपरेशन। तो एज इट इज तो कभी ये दिया नहीं जाता, आपको एक सिनेरियो दे दिया जाता है और कहा जाता है कि आप इस पर इम्प्लीमेंट करें मिकाल्स क्वालिटी मॉडल। तो अगर पहला पॉइंट है हमारे पास प्रोडक्ट ऑपरेशन का, इसमें हमारे पास पॉइंट्स थे। अच्छा, हमने लास्ट पॉइंट को पहले डिस्कस कर लिया, प्रोडक्ट ऑपरेशन। इसमें हमारे पास जो मैंने आपको कीवर्ड बना के बताया था, क्यूरी, ठीक है, CURI, तो इसे याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑपरेशन, इसमें 5 सॉफ्टवेयर क्वालिटी फैक्टर्स को हम ध्यान में रखते हैं कि अगर मैं देख रही हूँ कि एक आइटम है, ठीक है, मेरे पास, और उसमें मुझे देखना है, ठीक है, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर, विजुअल स्टूडियो ले लें आप, ठीक है, या फिर आपने कोई अपनी म्यूजिक ऐप बनाई है उसको ले लें, और आप चाहते हो कि आप देखना चाहते हो कि उसमें मिकाल क्वालिटी मॉडल मीट कर रहा है या नहीं, तो मैं उसकी पहले प्रोडक्ट ऑपरेशन देख रही हूँ। मुझे देखना होगा कि वो करेक्ट है या नहीं। तो करेक्टनेस का मतलब होता है कि द एक्सटेंट टू विच सॉफ्टवेयर मीट इट्स रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। करेक्टनेस यानी कि कितनी हद तक वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है। मैंने रिक्वायरमेंट्स में लिखा हुआ था कि 2+2 इक्वल होता है 4 के, तो सिस्टम करेक्ट तब होगा कि अगर मैं वहां पे 2+2 दे रही हूँ तो वो मुझे आंसर में 4 दे रहा है। अगर वो मुझे रिक्वायरमेंट मतलब मैंने सेटिंग ऐसी रखी है कि 2+2 4 आना चाहिए और मैं 2+2 दे रही हूँ और वो मुझे 5 दे रहा है या कनकैट करके 22 दे रहा है, इसका मतलब मेरा सिस्टम करेक्ट नहीं है। यहाँ पर अगर हम विजुअल स्टूडियो को मैप करें तो विजुअल स्टूडियो में जैसे हम कमांड्स देते हैं वो हमें वैसा ही आंसर देता है, तो इसका मतलब विजुअल स्टूडियो में करेक्टनेस का फीचर मौजूद है। ठीक है, ये साथ साथ एक एग्जाम्पल कवर हो जाएगी और आपका मिकाल क्वालिटी मॉडल कवर हो जाएगा। सेकंड है एफिशिएंसी, मतलब द अमाउंट ऑफ हार्डवेयर रिसोर्स एंड कोड द सॉफ्टवेयर नीड टू परफॉर्म अ फंक्शन। बेसिकली एफिशिएंसी में हम टाइम के फैक्टर को जो है वो साथ इन्वॉल्व करते हैं। कि एक बात है, 2 स्टूडेंट्स हैं, मैंने दोनों को एक ऐसे लिखने के लिए दिया, दोनों की ग्रामर बहुत अच्छी है, दोनों ने बहुत अच्छे से ऐसे लिखा है, राइटिंग भी बहुत अच्छी है, बस फर्क है कि एक बच्चे ने 5 मिनट में मुझे ऐसे लिख के दिया जबकि दूसरे ने 15 मिनट में ऐसे लिख के दिया। अब आप ये देखोगे कि लिखा तो दोनों ने ठीक है, ग्रामर, वोकैबुलरी, राइटिंग दोनों की परफेक्ट है, लेकिन एक फैक्टर जो कि टाइम का था वो बीच में लाई कर गया। तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में यही फर्क होता है। अब वो दोनों स्टूडेंट इफेक्टिव तो हैं, काम दोनों ने मेरी मर्जी का किया, काम दोनों ने जो है वो परफेक्ट किया, लेकिन एफिशिएंट कौन सा है जिसने कम टाइम में परफॉर्म किया है। तो आपने ये देखना है कि क्या वो कम से कम हार्डवेयर रिसोर्सेज जो है वो, या कितने हार्डवेयर रिसोर्सेज ले रहा है अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो विजुअल स्टूडियो एफिशिएंट तो है, लेकिन कभी कभी वो बहुत ज़्यादा वो हैवी है, क्योंकि उसके अंदर अच्छा खासा वो जीबी आपकी रैम आपकी जो है वो रोम ऑक्यूपाई करता है, उसकी हार्ड बहुत ज़्यादा लेता है। तो ये वजह कभी कभी वो आपके सिस्टम को स्टक कर देता है, तो कह सकते हैं उतना एफिशिएंट नहीं है वो। अब हमारे पास पॉइंट है इंटेग्रिटी। तो इन द एक्सटेंट टू विच सॉफ्टवेयर कैन कंट्रोल अनऑथराइज्ड पर्सन फ्रॉम एक्सेसिंग द डाटा और सॉफ्टवेयर। तो इंटेग्रिटी इस तरह की जा सकती है कि आपका जो सिस्टम है या वो जो भी आप जिसकी क्वालिटी चेक कर रहे हो वो कितना आपको अनऑथराइज, मतलब किसी उसमें ये सिस्टम है कि मैंने पासवर्ड लगाया कि मेरी इस पासवर्ड के बगैर वो खुलना नहीं चाहिए, और किसी बंदे ने कुछ भी पासवर्ड डाला और वो ओपन हो गया, तो इस चीज से बचाता है या नहीं, ये उसकी इंटेग्रिटी है। तो जो विजुअल स्टूडियो है अगर हम उसको यानी कि गिटहब से लिंक करते हैं, अपने पासवर्ड वगैरह देते हैं या जो भी करते हैं, इसका नेक्स्ट पॉइंट है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब है कि एक सॉफ्टवेयर में कितनी एबिलिटी है कि वो अनऑथराइज एक्सेस से उसको प्रोटेक्ट कर सके। जैसे अगर मैंने अपने लैपटॉप पे एक पासवर्ड सेट किया है और मैंने पासवर्ड इसीलिए सेट किया है ना कि मेरी एक्सेस के बगैर या मेरी परमिशन के बगैर कोई मेरे लैपटॉप को ओपन नहीं कर सके। तो मेरे सॉफ्टवेयर या जो जिसको मैं क्वालिटी जिसकी मैयर कर रही हूँ, क्या उसमें ये फीचर मौजूद है कि वो अनऑथराइज एक्सेस से या अनऑथराइज पर्सन से उसको बचा सकता है।
तो ये भी विजुअल स्टूडियो में जो है वो अवेलेबल है। आप अपनी फाइल्स को हाइड कर सकते हो, ठीक है। तो विजुअल स्टूडियो बहुत ही एक अच्छा टूल है, क्योंकि उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हो। एक हाई फाई जो है अलग अलग डिज़ाइन पैटर्न्स को यूज़ करते हुए बेहतरीन एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स तैयार कर सकते हो उस पर। तो उसमें इंटेग्रिटी का फीचर भी अवेलेबल है। प्रोडक्ट ऑपरेशन के अंदर बाकी के जो 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, रिलायबिलिटी और यूजेबिलिटी का। तो पहला है रिलायबिलिटी। तो द एक्सटेंट टू विच सॉफ्टवेयर परफॉर्म इट्स इंटेंडेड फंक्शन विदाउट फेलियर। अब रिलायबिलिटी का मतलब ये भी होता है कि अगर उसमें फेलियर अकर हो रहा है तो उसके बावजूद भी वो किस हद तक अपने फंक्शन अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। कि अगर मेरी फाइल है उसमें काफ़ी सारे एरर्स हैं, ठीक है, फ्लॉज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो किस हद तक अपने अच्छे से फंक्शन परफॉर्म कर रही है, उसे कहते हैं रिलायबिलिटी। या फिर किसी के अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो फेलियर से ओवरकम कर सके। यानी कि कुछ ऐसे हैं कि अगर आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, आप बीमार हो, और फिर भी आप बेस्ट परफॉर्म करते हो अपनी प्रेजेंटेशन में या अपने एग्जाम में, तो इसका मतलब आप रिलायबल हो, ठीक है। तो इस तरह सिस्टम्स में भी कुछ कैपेबिलिटीज होती हैं। कुछ सिस्टम इतने रिलायबल बनाए जाते हैं कि अगर उनमें कुछ लेवल तक फेलियर आ भी जाए, यानी कुछ लेवल तक वो उसे बर्दाश्त करते हैं और अच्छा परफॉर्म देते हैं, लेकिन अगर वो लिमिट एक्सीड हो जाए देन वो क्रैश कर जाते हैं। फिर हमारे पास यूजेबिलिटी का पॉइंट है। तो यूजेबिलिटी का मतलब है कि कितना यूज करना आसान है। तो यहाँ से इसकी एक टर्म है कि पुराने टाइम पे जब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, तब कंप्यूटर को हाई फाई प्रोफेशनल और एजुकेटेड लोग इस्तेमाल करते थे। तो उस टाइम पे शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि 5 साल का बच्चा कंप्यूटर को बहुत एफिशिएंसी के साथ इस्तेमाल कर पाएगा किसी टाइम में। तो इसकी वजह यूजेबिलिटी है। आजकल कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन्स इतने आरामदेह और इतने यूजफुल बनाए गए हैं कि कोई छोटे से छोटा बच्चा भी जो है वो उनको बहुत इजीली इस्तेमाल कर सकता है। तो यूजेबिलिटी का फीचर भी अवेलेबल होना चाहिए। तो चूंकि विजुअल स्टूडियो इतना मुश्किल नहीं है, आप एक अगर न्यू बंदे हो तो आपको सीखने में बहुत टाइम नहीं लगता। तो रिलायबिलिटी और यूजेबिलिटी के फीचर्स भी हैं। यानी रिलायबल है कि अगर आपका मॉडल डिलीट हो जाता है आप उसको दोबारा से जो है वो बैकअप अप कर सकते हो। क्योंकि अब पर्सनली मैंने फेस किया था कि मॉडल डिलीट हो गया, तो उसको दोबारा हमने मतलब वापस जो है वो गेट कर लिया था, बैकअप कर लिया था अपने मॉडल का। तो उसमें रिलायबिलिटी फीचर भी है और वो यूजेबल भी है। तो अगर हम ऊपर के पॉइंट्स को देखें, तो प्रोडक्ट ऑपरेशन के हिसाब से ऑलमोस्ट निकाल्स क्वालिटी मॉडल के क्राइटेरिया को मीट करता है विजुअल स्टूडियो। अब हम प्रोडक्ट की रिवीजन पे आ जाते हैं। प्रोडक्ट रिवीजन अगर देखनी है तो मुझे 3 चीजें देखनी होंगी। MFT, मेंटेनेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और टेस्टेबिलिटी। तो मेंटेनेबिलिटी का मतलब है कि द एफर्ट रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट एंड करेक्ट एन एरर ड्यूरिंग मेंटेनेंस फेज। तो क्या उसमें एरर को ढूंढना और उसे करेक्ट करना आसान है या नहीं। तो ऑब्वियसली अब एक तो एप्लीकेशन है ना, मतलब पूरे विजुअल स्टूडियो का एरर ढूंढना और उसको करेक्ट करना। तो ऑब्वियसली क्योंकि विजुअल स्टूडियो एक ओपन सोर्स है और उसके वर्जन्स आते ही रहते हैं, तो इसका मतलब कि वो मेंटेनेबल है। टाइम टू टाइम उसको इतना उन लोगों ने फ्लेक्सिबल कर दिया उसमें चेंजेस कर करके कि अब वो बहुत इजी टू यूज है। आप खुद देखें कि जो ये जो विजुअल स्टूडियो है उसके तकरीबन कुछ मंथ्स के बाद ही एक नया वर्जन आ जाता है। तो इसका मतलब है कि लोग उसमें बहुत इजीली एरर को ढूंढ लेते हैं, उसको करेक्ट करते हैं या उसमें न्यू चीजें इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो हर न्यू वर्जन का मतलब ये तो नहीं होता कि उसके अंदर एरर ही थे कि जिसको ठीक किया गया है, लेकिन सम टाइम आप एरर भी उसके अंदर जो है वो ट्रेस आउट करते हो। सेकंड पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी का। तो एफर्ट नीड टू इम्प्रूव एन ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर सिस्टम। एक सॉफ्टवेयर सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा रखी जाती है, और मिकाल क्वालिटी मॉडल इस बात को भी जो है इंश्योर करता है कि अगर एक चीज तैयार की गई है तो कम से कम उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि उसमें इम्प्रूवमेंट की जा सके वक्त के साथ। अब जैसे अब पुरानी हमारी जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम लोगों ने चेंज किया है अपने एप्लीकेशंस को, अपने प्लेटफॉर्म्स को, ताकि वो इस जो वर्ल्ड है उसकी नीड को पूरा कर सकें। अब आज हम लोग सब लोग टच सिस्टम जो है वो ज़्यादा चलाना पसंद करते हैं, और आज अगर हम वो पुराने वाले 19 के ज़माने के मोबाइल फ़ोन उठा के लें कार्डलेस वाले, तो आपको क्या लगता है वो कितने % लोग इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो जब भी एक एप्लीकेशन या कोई भी सिस्टम प्रिपेयर किया जाता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का फीचर ज़रूर रखा जाता है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो मेंटेनेबिलिटी आएगी। अब टेस्टेबिलिटी की तरफ चलते हैं। तो एफर्ट रिक्वायर्ड टू वेरीफाई सॉफ्टवेयर टू इंश्योर दैट इट मीट द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट।
अब टेस्टेबल होना चाहिए एक सिस्टम को। मेरा सिस्टम है, अगर वो टेस्टेबल ही नहीं तो मैं उसके फ्लॉज को कैसे अंडरस्टैंड कर पाऊंगी। तो बहुत कम ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जो सिर्फ देखकर बता देते हैं कि इसमें ये इश्यूज हैं, लेकिन टेस्टेबिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं जिनको यूज करते हुए हम टेस्ट करते हैं किसी सिस्टम को। जैसे अब क्वालिटी के अंदर मैं आपको सेलेनियम का यूज बताऊंगी कि सेलेनियम को यूज करते हुए कैसे आप किसी सिस्टम को, किसी कोड को टेस्ट कर सकते हो। हमारे पास अलग अलग हम टेस्टिंग स्कीम्स भी पढ़ेंगे, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। तो इन ये टेस्टिंग्स जो है वो टूल्स को यूज करते हुए होती है। तो एक अच्छे सिस्टम के अंदर, और स्पेशली ऐसे सिस्टम जिसमें आपने मिकाल क्वालिटी मॉडल को इंश्योर करना हो, उसमें टेस्टेबिलिटी जरूर मौजूद होनी चाहिए। सो वी आर ऑलमोस्ट एट, ओके, सो हम लोग अपने लास्ट पॉइंट को डिस्कस करने लगे हैं जो कि है प्रोडक्ट की ट्रांजिशन। इसको खत्म करते ही हमारा मिकाल क्वालिटी मॉडल और आज की ये वीडियो खत्म हो जाएगी। तो प्रोडक्ट ट्रांजिशन में हम लोग तीन चीजों को देखते हैं, ठीक है। पोर्टेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी एंड इंटेरोपरेबिलिटी। पोर्टेबल का मतलब होता है कि आपका जो सिस्टम है वो उसमें ट्रांसफर करने की सलाहियत मौजूद हो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में। अब इसको हम दो तरह से समझ सकते हैं। पहली बात ये कि अगर एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और वो एक यूनिवर्सिटी में चल रहा है और वो उस यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, और सपोज कर लें कि उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की तादाद है 2000, और अगर मैं उसी सॉफ्टवेयर को एक दूसरी यूनिवर्सिटी में ले जाती हूँ जहाँ बच्चों की तादाद है 5000, तो उसको दोनों जगह पे अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए। अगर वो दोनों जगह अच्छे से परफॉर्म कर रहा है इसका मतलब वो सिस्टम पोर्टेबल है। लेकिन अगर वो 5000 वाली स्ट्रेंथ की यूनिवर्सिटी में जाते ही क्रैश कर गया तो इसका मतलब उसमें पोर्टेबिलिटी का फीचर ही रखा नहीं गया। अगर आप इसको ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको समझ आ रही होगी कि ये सारे पॉइंट चेन से कनेक्टेड हैं। अगर एक आधा भी मिसिंग हो जाता है दूसरा आप यूज ही नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट्स का आपस में एक चेन के साथ लिंकेज है, और हमें कोशिश करते हैं, एक अच्छे डेवलपर की ये एक निशानी होती है कि जब वो एक काम कर रहा होता है और वो कुछ बना रहा होता है वो इन सब पॉइंट्स को नजर में रखता है। तो वो होप सपोर्टेबिलिटी क्लियर है। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपने जो है वो प्लेटफॉर्म जो है वो चेंज किया है, तो आप चाहते हैं, आपने पहले काम किया हुआ था कि जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है, अब आप चाह रहे हो कि डार्ट आ गई है आप डार्ट के ऊपर कर लो, या फिर पहले आप रिएक्ट नेटिव यानी प्लेटफॉर्म पे थे अब आप चाह रहे हो आप फ्लटर पे आ जाओ। तो प्लेटफॉर्म चेंज करने की भी इसमें एबिलिटी होनी चाहिए, पर ज्यादा सूट ना दूसरी वाली है कि आप एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में जब आप सिस्टम को ट्रांसफर करते हो तो उसमें पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए। रीयूजेबिलिटी, आपका सिस्टम इतना जो फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि उसमें रीयूजेबिलिटी हो कि आप उस कोड को यूज कर सकते हो दोबारा। अब मैंने एक वेबसाइट बनाई और मैंने बहुत ही शानदार वेबसाइट को बना ली। अब आपको क्या लगता है कि जब मैं नेक्स्ट टाइम कोई वेबसाइट बनाऊंगी तो मैं क्या उसको जीरो से शुरू करूंगी? ऑब्वियसली नॉट। मैं अपने पढ़े हुए कोड को यूटिलाइज करूंगी, और यूटिलाइज करने का बेहतरीन तरीका ये है कि मैंने कोड में डिपेंडेंसी कम से कम रखी हो, तभी वो रीयूजेबल हो पाएगा। अगर मेरे कोड में इतनी डिपेंडेंसी है कि वो एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के बगैर यूज ही नहीं हो सकता, तो फिर मेरा वो कोड जो है ना वो एक एप्लीकेशन तक ही फिक्स रहेगा, उससे आगे मैं उसको कहीं यूज नहीं कर पाऊंगी। तो अगर आप जब डेवलपमेंट कर रहे होते हो तो ये चीजें बहुत ज्यादा ध्यान में रखी जाती हैं कि डिपेंडेंसी का फैक्टर कम से कम होना चाहिए, तभी रियूजेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो ये आपस में इन्वर्सली रिलेट करते हैं। लास्ट पॉइंट है इंटेरोपरेबिलिटी, कि दो डिफरेंट सिस्टम आपस में अच्छे से इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप जब भी किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो वहां पर मल्टीपल सिस्टम्स मिलके एक सिस्टम आपको दिखा रहे होते हैं। जैसे सपोज एक वेबसाइट है, आप उससे इंटरेक्ट कर रहे हो तो वो उसका फ्रंट एंड है, आप उसके HTML CSS से इंटरेक्ट करते हो, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट भी उसमें यूज हो सकती है या और भी लैंग्वेजेस हो सकती हैं। अगर आप उसमें अपना साइन इन करते हो तो जहाँ वो साइन इन जाके सेव होता है वो उसका डेटाबेस होता है। तो इसका मतलब वहाँ दो तीन सिस्टम आ गए, उसका फ्रंट एंड आ गया अलग से, उसका बैक एंड आ गया, फिर जो आपको रिस्पॉन्स कर रही है, तो मतलब बहुत सारी जो आपस में प्लेटफॉर्म्स हैं या जो लैंग्वेजेस है वो मिलके आपके लिए सिस्टम प्रिपेयर कर रही हैं। तो फ्रंट एंड और बैक एंड जब मिलके काम करते हैं तो हम उससे इंटेरोपरेबिलिटी कहते हैं।
तो ये था हमारे पास मिकाल क्वालिटी मॉडल, जिसमें हमने प्रोडक्ट की रिवीजन, प्रोडक्ट ट्रांजिशन और प्रोडक्ट ऑपरेशन को देखा। उसके बाद हमने उसके आगे मल्टीपल जो है वो सब एट्रीब्यूट्स को भी देखा। तो यही पॉइंट्स हैं जो आगे हम बोहिम में, फ्लप्स में, आईएसओ में यूज करेंगे। तो आई होप सो आपको ये सारी समझ आ गई होंगे। इन केस ऑफ एनी क्यूरी यू आर वेरी फ्री टू आस्क, यू कैन कमेंट मी और you can email me. My email will be in the description. So Allah Hafiz, and don't forget to subscribe the channel.